नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र ज्योग्राफी का 10वां सीरीज जो है चलने जा रहा है। 10वां सीरीज में जो है हम इसको जो है ब्रह्मास्त्र क्लास नाम दिए हैं। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि आज के समय में घटना चक्र बिना पढ़े जो है कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें जो है घटना चक्र को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हम इसको ब्रह्मास्त्र नाम इसलिए भी दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो है जहाँ जरूरत होगा कंसेप्ट पे भी बात करेंगे और अधिक से अधिक जो है फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू तो एक प्रकार से डिस्कशन करेंगे ही, और यह पीवाईक्यू एक प्रकार से 1990 से 2025 तक के आए हुए अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे और यहाँ से आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी हम बताएंगे कि किस तरह से आगे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पेपर हो आज के समय में उसमें काफी क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं, तो दोनों को मिला के जो है यूपीएससी हो या पीसीएस हो जो है पेपर बनाता है। ठीक है, और इस पीवाईक्यू अगर आप इस पीवाईक्यू को एक प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लगभग कोई भी प्रीलिम्स होगा वहां आप 70 से 80 क्वेश्चन जो है आराम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है घटना चक्र से आप उसको जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम आपको जो है यहाँ पे कुछ इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे और वहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप आंसर तक कैसे जल्दी पहुंचे, तो हम आपको वहां पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल से आपको जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी सीरीज इसी तरह चलाया जाएगा, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ के सभी के सब्जेक्ट को जो है क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आप अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए जब आप ठान लिए हैं किस बार पीसीएस निकालना है, इस बार यूपीएससी क्लियर करना है, तो बिल्कुल उसको ठान लीजिए, अपने जी जान से जो है पूरा मेहनत करिए और हमारी टीम जो है आपके इसी जुनून को आगे बढ़ाने का पूरा काम करेगी। ठीक है, तो चलिए हम आपके आज के क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। आज का जो है पहला टॉपिक है कृषि। कृषि क्षेत्र से भी जो है हर साल जो है क्वेश्चन काफी ठीक ठाक आ जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। पीसीएस में खासकर जो है एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो एरिया यहाँ से इम्पोर्टेंस हो, जो कंटेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कृषि जलवायु प्रदेश एरिया को देख सकते हैं, जैसे पश्चिमी यूपी है। एक मिनट, तो ठीक है, तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो है एरिया कवर करता है पश्चिमी यूपी जो कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। निचली गंगा मैदान जो है पश्चिमी बंगाल है और मध्य गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र कवर करता है। उत्तरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश जो है कवर करता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में ही जो है जो फैक्ट आपके लिए जरूरी होगा वहां पे हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गंगा पार मैदान चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एरिया कवर करता है। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र है। मध्य पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों, जब आप पढ़िए इस क्लास को देखिए और इस टॉपिक को जब पढ़िए तो आप साथ ही साथ अपने साथ मैप लेके बैठिए, और जब हम आपको जब पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र बोलें तो आपके दिमाग में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है छप जाना चाहिए। ठीक है, माइंड मैप से जो भी आप क्वेश्चन या फैक्ट को याद करते हैं तो आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है, तो इसलिए इसको रटने के बजाय आप इसको माइंड में जो है एक प्रकार से अपने विजुलाइज करिए उसको। ठीक है, दक्षिण पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पांडिचेरी और तमिलनाडु। पश्चिमी तटीय मैदान और घाट जो है घाट क्षेत्र
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात का मैदान पहाड़ी क्षेत्र जो है गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव है। ठीक है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश राजस्थान, द्वीप क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जैसे शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, एरिड इकोसिस्टम। कौन कौन से कृषि प्रदेश इसमें आते हैं? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मैदान, कच्छ, काठियावाड़, प्रायद्वीप का कुछ भाग, दक्कन का पठार। ठीक है। सेमी एरिड इकोसिस्टम में उत्तरी मैदान, मध्य उच्च भूमि, अरावली सहित मध्य मालवा मैदान, काठियावाड़ प्रायद्वीप, दक्कन का पठार, गर्म अर्ध क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, पूर्वी घाट और तमिलनाडु उच्च भूमि। ठीक है। और कर्नाटक का पठार भी आता है। आगे देखते हैं। उपाद्र सब ह्यूमाइड इकोसिस्टम में उत्तरी मैदान, गर्म उपाद्र पारिस्थितिकी क्षेत्र, मध्य उच्च भूमि, मालवा, बुंदेलखंड और पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी पठार छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन आता है, पूर्वी छोटा नागपुर पठार, पूर्वी घाट आता है, पूर्वी मैदान पश्चिमी हिमालय आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ह्यूमाइड इकोसिस्टम में क्या आता है? बंगाल और असम का मैदान, पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी मैदान। तटीय परिस्थिति कोस्टल इकोसिस्टम में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीपीय तंत्र में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अस्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। तो इसमें जो है कीवर्ड्स जो है, आप एलिमिनेशन ट्रिक का सबसे पहला रूल, कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछा है उसमें, सही या गलत। ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी कृषि एक प्रधान कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं करता है। यहाँ पे हतोत्साहित जो है वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ये हतोत्साहित करता है। ठीक है। तो हाँ, ये सही है, स्टेटमेंट ये सही है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति प्रधानता है, तो ये भी सही है। ठीक है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आसानी से संभव नहीं है, ये कीवर्ड्स जो है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति के साधनों को बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को अस्थायी कृषि कहा जाता है। इसमें मृदा जल प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उनके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। जीरो टिलेज कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? तो इसमें क्या क्या लाभ होगा? कृषि फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल संभव है, ये सही हो जाएगा। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, बिल्कुल संभव है। ये तीनों फैक्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है, अब हम लोग किसान के जो है बच्चे हैं, तो इसलिए ये इसका जो है हम लोग प्रैक्टिकल में जो है फील कर पा रहे हैं। तो जो शहर के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो उनको ये फैक्ट जो है रटना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। बिना रटे इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। शून्य जुताई, खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे सड़कर खाद बन जाता है, इससे उर्वरक में कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय श्रम की बचत भी होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल से कार्बन का पृथक्करण होता रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है? लाभ शब्द को जो है वो अंडरलाइन करिए और यहाँ पे सही वर्ड को अंडरलाइन करिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कृषि जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ठीक है।
कृषि जल का क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल सही है। राग, फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। राग, फास्फेट तथा सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। यहाँ पे सभी शब्द जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, तो सभी शब्द जो है इसको जहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट होता है सभी या कुछ नहीं या इनमें से सभी, इस तरह से जो है स्टेटमेंट आए वो ज्यादातर जो है गलत होने की संभावना रहता है, तो ये स्टेटमेंट जो है काट देंगे। या केवल ओनली शब्द आए, केवल शब्द आए, इस तरह से स्टेटमेंट जो है गलत होते हैं ज्यादातर। आगे देखते हैं, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जाते हैं, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, फर्टिगेशन जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई विधि से जल आवश्यकता अनुसार रसायन मिलकर उसकी क्षारीयता को नियंत्रण किया जाता है। इस घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधे में पोषक तत्वों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। राग, फास्फेट या फास्फोरस में कई उर्वरक जो घुलनशील नहीं है, इस विधि का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, परितंत्र अनुकूल कृषि फसल विविधीकरण, फसल जितना विविधीकरण करेंगे वो आपके प्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा, ये सही है। सिंब अधिक लिगम इंटेंसिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। टेंसियोमीटर का प्रयोग, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर कृषि करेंगे तो भी आपके अनुकूल है, परिस्थिति के अनुकूल, तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो हम आपको बताएं वही एक्सप्लेनेशन में भी है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने। ठीक है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आगे देखते हैं, कथन कारण दिया है और कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवर क्षेत्र से ज्यादा है। इसको देखते हैं, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थितिकी प्रदेशों का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है बी उसका आंसर सही हो जाता। तो भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि क्षेत्रों में डिवाइड किया है। ठीक है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में विभाजित किया है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये 2024 यूपी PCS में पूछा। यह क्षेत्र केंद्रीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में सिंचाई की गहनता 130% से अधिक, कृषि गहनता 140% है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पश्चिमी भागों को शामिल किया जाता है। उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र शामिल हैं, पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्र और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 133 और लगभग 130 के आसपास और कृषि फसल गहनता 142% या 140 के बराबर, लमसम बराबर। आगे देखते हैं, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? लगभग 20 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पाए जाते हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक, भौगोलिक परिस्थितिकी के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
पी सेनगुप्ता जी सदाशिव 1968 में भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा? 60। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेनगुप्ता, रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीचा सदाशिव के अध्ययन के आधार पर एक प्रबंध प्रकाशित किया जिसमें भारत को 60 लघु कृषि में बांटा गया। आगे देखते हैं। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति व्याख्या नहीं करता। बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की खाद्य पोषण सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य में खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इनके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं आती हैं? कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनी उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल 3 ऑप्शन सही था। चूंकि राष्ट्रीय कृषि नीति 2002 में अस्तित्व में है, तो इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाता। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ क्षेत्रों में कृषि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, तो ये कथन सही हो जाता है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। प्रथम विश्वविद्यालय 1960 में हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन था कृषि? तो आपको बताया थी GPPSU पंतनगर। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब है? 1960 में। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुरक्षित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से नहीं होना चाहिए ज्यादा। आगे देखते हैं। भारत में कृषि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन्य क्षेत्र 23% और अन्य क्षेत्र जो है 30% है। ठीक है, इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन में भी वही फैक्ट है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसमों में 2 फसल को उगाने से है। कृषि में युग्म डबल क्रॉपिंग का आशय एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और सस्यन उत्पादन को एक साथ किया जाता है। ठीक है, मिश्रित खेती में सम्मिलित है। मिश्रित खेती में पशुपालन सस्य उत्पादन बताए हैं आपको भी। आगे देखते हैं। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का उदाहरण गेहूं और सरसों। समानांतर फसल के अंतर्गत 2 भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल किया जाता है जिनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। ठीक है, निम्न राज्यों में छोड़कर सभी कृषि भूभाग में प्रतिशत काफी अधिक है। इसको छोड़ के, सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे अधिकांश भाग जो है जंगल से घिरा हुआ है, तो इसलिए वहां पे कृषि का भाग कम है। निम्न में एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता। भारत में जो है सीमांत भूजोतों की अधिकता सबसे ज्यादा है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लग जाना। बिल्कुल। जोत का आकार छोटा है, ये भी सही है। उत्पादन की पिछली तकनीकी, तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। आगे देखते हैं।
कथन कारण है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो इसमें भी जो है ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरित क्रांति के कारण भारत कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने से हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अतः दोनों अलग तथ्य हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? सहकारी कृषि। जनसंख्या दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। ठीक है, इसके तहत छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य में कार्य करते हैं। भारत के संकाय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, अब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 हेक्टेयर से घटकर ये 1.08 हेक्टेयर रह गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और पंजाब में कितना है? 3.62 हेक्टेयर, गुजरात में 1.88, मध्य प्रदेश 1.57, राजस्थान 2.73। ठीक है, भारत में कृषि को समझा जाता है, जीवों को उपार्जन का उपार्जन समझा जाता है अभी भी। ठीक है, भारतीय कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत 12.7% जो है भाग को सिंचाई की सुविधा में लाभ मिल रहा था। शेष 83% भाग जो है वर्षा द्वारा पोषित किया जाता था। ठीक है, पिछले 2 दशकों में दालों की खेती को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उसमें दालों की खेती के अंतर्गत जहां 246 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2004-05 में घटकर 227 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कोई स्टेटमेंट वैसा नहीं है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। भारत में रासायनिक उर्वरकों को 2 बड़े उपभोक्ता, रासायनिक उर्वरक जो है पंजाब हरियाणा वैसे करते हैं ज्यादा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो यहाँ 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए, उत्तर प्रदेश जो है उर्वरक कितना किया, आंध्र प्रदेश इतना किया। तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें होती है? बोड़ा में, लोबिया इसको बोलते हैं। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा में लगभग 4.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उन सहायक फसलों को कहते हैं जिनकी मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और जैविक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नई ऊसर में हरी खाद के उपयुक्त फसल कौन सा है? लोबिया। संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। ये सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु तट पे। आगे देखते हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में संलग्न राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भौम जल स्तर का रेशियो कौन से प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में 27.80 BCM है, मध्य प्रदेश में 35, उत्तर प्रदेश में 72 और पश्चिम बंगाल में 25। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी रहा? पंजाब सबसे ज्यादा। हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ की आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन। ठीक है, हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है।
हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है, ठीक है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में धारणा का सबसे पहले स्वामीनाथन ने किया था, डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भी थे। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित की कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल। आगे देखते हैं। आय असमानता, आर्थिक सहायता में कटौती। जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ा कारण ये हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार 1991 में, तब से लेकर आज भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच जो है नगदी उत्पादों पर अधिक होता है। अधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कंसेप्ट के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बीज ग्राम संकल्पना का उद्देश्य क्या था? समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायक समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिनसे वे अपनी पसंद की फसलों को बीजों का उत्पादन करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं के किसानों को बीजों की जरूरत को उचित समय और सस्ती कीमत को पूरा करा सकें, ठीक है। एक मार्ग क्या होता है? अंडा उत्पादन हेतु सहायक समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, गुणवत्ता गारंटी मोहर। ये डी इसका सही हो जाएगा। एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जो कृषि उपज श्रेणीकृत चिन्हांकन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। सीमांत कृषि का आधार, सीमांत कृषि जोत का आकार कितना है? सीमांत कृषि 1 हेक्टेयर से लगभग कम होता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर से कम इसमें जो है ई वाला ऑप्शन 1 हेक्टेयर यहाँ पे है ना, डी सही हो जाएगा, ठीक है। सीमांत कृषि का जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10, बड़ी 10 हेक्टेयर से आसपास। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि के संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? संरक्षण कृषि के अंतर्गत एक धान कृषि पद्धतियों का परिहार नहीं, ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग किया जाता है, ये सही हो जाएगा। स्थानीय एवं काली फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 2 4 5 सही है। किसमें है 2 4 5? ये सी में सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषि लागत को कम करते हुए अत्यधिक लाभ टिकाऊ उत्पादन लाया जाता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में समृद्धि भी किया जाता है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्य कर्षण, अति न्यूनन कर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं कार्बनिक स्रोतों का संतुलन और समुचित प्रयोग किया जाता है, ताकि कृषि के विभिन्न जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित कृषि खेती में न्यूनतम जुताई के फसल अवशेष मृदा की सतह बने रहते हैं। मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढक जाना अति आवश्यक है। संरक्षित कृषि में फसल विविधीकरण, फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं, गेहूं या चावल एक ही उगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है कम होती है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, और कीटों से, रोगों से, बीमारियों से सुरक्षा भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ये जो है कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, ये भी सही, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, इसमें से एक से अधिक सही ऑप्शन हो जाएंगे। कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है? सही वर्ड को अंडरलाइन करें।
और इसमें देखिए लघु और सीमांत किसान कुल किसान का 82% है। तो ये स्टेटमेंट, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों को मालिक हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पे, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पे है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी बातें हैं। आगे हम देखते हैं हरित क्रांति के बारे में जो है देखते हैं। हरित क्रांति के संबंध में जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले हरित क्रांति को जो है कीवर्ड्स यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ से जो है हर साल एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। हरित क्रांति जो है इसमें खाद्य उत्पादन किया जाता है। गोल्डन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? फल सब्जी का उत्पादन किया जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन, ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन, रेड रिवोल्यूशन मांस और टमाटर से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू से, पीली क्रांति तिलहन से, गुलाबी क्रांति मांस निर्यात और झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स को समझते हुए याद करिए, इसको रटना है। श्वेत का मतलब दूध होता है, ठीक है, दूध आप समझ सकते हैं। मत्स्य नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है समुद्र को नीला बोला जाता है, समुद्र नीला होता है। तो मत्स्य कहाँ होता है? समुद्र में होता है, तो हम इसको नीली क्रांति को मत्स्य देख सकते हैं। लाल जो है टमाटर और मांस जो है लाल होता है, तो इसलिए टमाटर और मांस कर दीजिए। और काली क्रांति पेट्रोल जो है जब वो उत्पादन किया जाता है तो काला काला दिखता है, ठीक है, तो इसलिए पेट्रोलियम हो जाएगा। गोल जो है आलू गोल होता है, तो आलू को कर सकते हैं। पीली जो है दाल जितने भी होते हैं ज्यादातर वो पीली इस तरह से दिखते हैं, तो तिलहन हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है ये मांस का निर्यात, गुलाबी मांस भी जो है गुलाबी कलर का होता है। मछली उत्पादन, प्याज भी जो है गुलाबी कलर का भी होता है। तो इसको कीवर्ड्स को जो है पकड़ने का प्रयास करिए, आपको याद हो जाएगा। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। यह 7वें दशक के दौरान किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति जो है 7वें दशक 1966-67 से प्रारंभ हुआ और 1981 तक जो है चला। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया गया, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया और इन्होंने इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ जैविक और कंपोस्ट खाद का उपयोग किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि आर्थिक जोन तथा संविदा कृषि पर बल भी देना आवश्यक समझा है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अर्नेस्ट बोरलाग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 25 मार्च 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा, मैक्सिको में ये ज्यादा समय तक थे। बोरलाग विश्व के 7 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, भारत में जो है 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी सम्मानित किए गए थे। तो विश्व का हरित क्रांति के जनक बात कर लिए। हरित क्रांति के गहरा संबंध जो है स्वामीनाथन का है। ठीक है, हरित क्रांति के अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादकता वैरायटी प्रोग्राम है। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में होता है और उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का भी, सिंचाई का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में उन्नत बीजों का प्रयोग कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ है। निम्न में कौन सा 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतरिम दौर के हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस कार्यक्रम में ये शामिल है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं के उत्पादन जो है मुख्य रूप से इसको बढ़ावा दिया गया था।
निम्नलिखित फसलों में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ लाभ उत्पादन उत्पादकता दोनों में हुआ। गेहूं का उत्पादन, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में, कहां पे, किसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ? गेहूं का। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में हुई, ठीक है। क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा इसी में हुआ, इसलिए इसका ज्यादा हुआ। हरित क्रांति के प्रयुक्त पादप कौन सा था? वही है मैक्सिकन गेहूं। भारत ने 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजाति, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति की संज्ञा इसको दिया गया, ठीक है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड कितना हो गया था? लगभग ये 2000 किग्रा, और 2023 में जो है लगभग 3559 किग्रा प्रति हेक्टेयर पहुंच गया। भारत में द्वितीय कृषि क्रांति के संबंध में क्या सही है? ठीक है, इसमें सही उत्तर का चयन करना। द्वितीय कृषि हरित क्रांति, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में किए गए लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों, बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों में उत्पादन में वृद्धि करना। इनका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो इसमें जो है विकल्प कौन कौन से सही हैं? 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4। आगे देखते हैं। भारत में द्वितीय कृषि उत्पादन का लक्ष्य जो है हरित क्रांति अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कभी नहीं की है, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए, ठीक है। उच्च उत्पादकता देने वाले किस्म के बीज, ये बिल्कुल सही है। सिंचाई भी, ये भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें एवं विपणन, इसमें सारे ऑप्शन लगभग सही हैं, डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई, ये बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में भी वृद्धि हुआ, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल का 40% क्षेत्र पर प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय अंतर क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है RAS और RTS में 2016 में पूछा है, और UP RO में जो है ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी क्रांतियों से इसका संबंध है, ठीक है। 28 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। हरित क्रांति श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत, खाद्यान्न, सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। आगे देखते हैं। इसमें देखिए खाद्यान्न में वृद्धि का संबंध जो है हरित क्रांति से संबंधित है। दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से, मत्स्य का नीली क्रांति से, उर्वरक भूरी क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। आगे देखते हैं।
गुलाबी क्रांति का प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। अन्य प्रमुख क्रांति काली क्रांति पेट्रोलियम, नीली क्रांति मत्स्य, हरित क्रांति खाद्यान्न, लाल मांस, ये सब चीजें डिस्कस कर ली हैं आपको पहले। आगे देखते हैं गोल्डन क्रांति जो है आपका बागानी से संबंधित है, ठीक है। ग्रे जो है आपका उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। और पीली तिलहन से, काली पेट्रोलियम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं सुनहरी क्रांति, गोल्डन क्रांति, इसमें कौन सा सुनियमित नहीं है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं जबकि नीली क्रांति कुट नहीं बल्कि मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से, श्वेत का दुग्ध से, हरित क्रांति का संबंध कृषि फसल से है, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। आगे देखते हैं कौन सा एक नीली क्रांति, वही क्वेश्चन है, नीली क्रांति से संबंधित डिस्कस हो गया। आगे देखते हैं जीरो टिल बीज उर्वरक का ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में, ठीक है। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जाती है और भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। कौन सा सुनियमित नहीं है? नीला, मुर्गी पालन से संबंधित नहीं। आगे देखते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फसल कौन सी नहीं? बाजरा। बाकी सब जो है व्यापारिक फसल है, ठीक है। आगे देखते हैं खाद्यान्न फसल के बारे में देखते हैं। रबी फसल के बारे में देखते हैं। इसमें संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम आपको डिटेल बताते चलेंगे। रबी की फसल कब बुआई की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं इसमें? रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू का खेती किया जाता है, ठीक है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, ये मटर और सरसों, मसूर, आलू, इन सब में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप याद करिए, ठीक है। खरीफ की फसल बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर में। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। जायद फसल मार्च से जून के बीच में। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रबी की फसल कौन सा है? इसमें सरसों का है। रबी की फसल को बोया जाता है, कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर है। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल जो है भिंडी। इनमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चना इसमें से नहीं है। फसलों के आधार पर कौन सा बेमेल बताइए? डी, गेहूं जो है इसमें से बेमेल। आगे देखते हैं गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्य तापमान और मध्य वर्षा, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से 25 डिग्री और 50 से 75 वर्षा होना चाहिए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं नकदी फसल नहीं है, ये बल्कि रबी की फसल। नकदी फसल के अंदर गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो कपास, गन्ना और केला। देश में गेहूं उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख गेहूं टन आयात करने का अनुबंध किया था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन जरूरी है उसे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यूजलेस हैं, ठीक है। गेहूं का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। 2014-15-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे अधिक बड़ा उत्पादन था? उत्तर प्रदेश।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार 35 मिलियन टन, पंजाब में 17, मध्य प्रदेश में 22, भारत का जो है टोटल 106 मिलियन टन। ये क्वेश्चन वही रिपीट है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। यहाँ प्रजातियां यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। मही सुगंधा धान की प्रजाति है, ठीक है। धान की कुछ अन्य प्रजाति कौन सी है? आभा है, अभय है, आदित्य है, आकाशी है, अंबिका है, दीप्ति है, गजपति है, गरिमा, गीतांजलि, पीएनआर, उन्नत, पूसा, बासमती। ये सारे ये जो है प्रजातियां यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम है? गेहूं और गन्ना के। कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? ये सोनोरा 64। आगे देखते हैं। गेहूं में बौनापन का जीन नोरिन 10 से है, ठीक है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। जीवी वू जैन चावल में बौनेपन का जीन है। और ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से है, ठीक है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किस परिस्थिति में होता है? असिंचित परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। राज 77 किसकी प्रजाति है? गेहूं की, ठीक है। और गेहूं की कुछ अन्य प्रजातियां कौन सी है? सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती आदि। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। पूषा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की अन्य प्रजाति पूषा बसंत, पूषा बहार, पूषा गोमती, पूषा अमूल्य, पूषा वात्सल, पूषा अनमोल, पूषा और किरण है, ठीक है। यूपी 308 प्रजाति किसकी है? गेहूं की। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं का उन्नत किस्म निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? इंदिरा गांधी सोना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित इंदिरा सोना चावल की उन्नत किस्म है। इसके द्वारा विकसित गेहूं की प्रमुख उन्नत रतन, कनिष्क, अंबर, विद्या, मावंती है। आगे जो इम्पोर्टेंस होगा वही बात करते हैं। गेहूं में कौन सा रोग लगता है? रस्ट, ठीक है। ये पीला किट्टू बोलते हैं, भूरा किट्टू, काला किट्टू बोलते हैं। कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं की। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार करें। निम्नलिखित गेहूं की कौन सी किस्में हैं? अर्जुन है, बिल्कुल है। अर्जुन और सोनालिका 2 है, 1 4 सही हो जाएगा। गेहूं की अन्य जया, पद्मा चावल की है। आगे देखते हैं। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? यूपीएस 120, ठीक है। कौन सा कथन सही है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल धान गेहूं की है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ट्रिटिकेल निम्न में किन 2 के बीच अंतर क्रॉस है? गेहूं और राई के बीच में, ठीक है। कथन कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
तो दोनों सही भी हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट नहीं है, आगे देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी किसकी है? गेहूं की। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिका इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुआ। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। ठीक है, खरीफ के फसलों के बारे में देखते हैं। खरीफ फसल, धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, इसके लिए 20 सेंटीग्रेड तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो इसमें चावल उत्पादन में बिहार का योगदान जो है 15%, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसी डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट। कृषि की धान ग्रहण गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो इसमें देखिए बीज की कम आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। मीथेन का कम उत्पादन, ये भी सही है। बिजली की कम खपत होती है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन धान रोपाई में कृषि की विकसित प्रणाली है, जिसका विकास मेडागास्कर में हुआ। इसके अंतर्गत धान की खेती की बारी बारी से क्लेदन शुष्कन किया जाता है। इसके अंतर्गत बीज की कम लागत आवश्यकता होती है, जिससे बीज में आने वाले खर्च की कमी आती है। इस प्रणाली में जल की भी आवश्यकता कम होती है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस विधि में मेथेन जैसी हरित गृह गैसों का कम उत्पादन भी होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार करें, कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, खरीफ की फसल कपास है, बिल्कुल। मूंगफली भी है। धान की खेती जो है खरीफ की फसलें, धान की खेती खरीफ की फसलें नहीं है, गेहूं की खेती है। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। नहीं, खरीफ की फसल में जो है कपास, मूंगफली और धान है। गेहूं जो है रबी की फसल है। आगे देखते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। यह गर्मी में बोई जाती है। खरीफ की फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि है। ठीक है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या होती है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से तापमान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? सोयाबीन जो है खरीफ की फसल। रबी गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम है। और खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली। जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा। कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों नहीं है। ठीक है, कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? चना। निम्नलिखित कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूं, चावल और क्या है? चावल सबसे प्रमुख है। आगे देखते हैं। भारत में किस फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल का उपयोग किया जाता है? धान की खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। और धान की खेती, चावल की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। भारत में चावल के कटोरा के नाम से कौन सा क्षेत्र है? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा याद किया जाता है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा, यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। 2022-23 के आंकड़ों अनुसार आंध्र प्रदेश कृषि क्षेत्र में 2.1 मिलियन हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया गया। 2/3 चावल खरीफ फसल के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादन
क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में विस्तृत है। आगे देखते हैं, धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो ज्वाला। चावल की प्रमुख जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना है। ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि मोठ की प्रजाति है। आगे देखते हैं, जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में किस धान की उन्नत किस्में हैं? धान की अमन धान उगाया जाता है कहाँ पे? जून जुलाई में। चावल की किस्में जो है, चावल की किस्में उगाने का समय अमन जून जुलाई नवंबर अक्टूबर, आस कार मई जून सितंबर अक्टूबर, बोरो दलुआ नवंबर सितंबर, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्क सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजाति है, ठीक है। ये प्रजातियों से दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम प्रजातियों को अच्छे से देख रहे हैं। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10 है, ठीक है। अन्य संकर जाति PH71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4। बासमती चावल की रोपाई उपयुक्त बीज दर कितना होता है? 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पंजाब चावल का एक प्रमुख महत्वपूर्ण निर्यातक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है, ये चावल उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। नहीं, चावल का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता है। एक सही है और दूसरा गलत है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल। दोस्तों, ये कृषि वाला टॉपिक पढ़ते समय आप जो है सर्वे और कृषि वाला जो रिपोर्ट आता है भारत सरकार का, उसको आप जरूर देखिए। वो जो है आपके सर्वे में जो है वो चीजें कवर करता है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें जो नए आंकड़े के आधार पे कौन सा राज्य किस चीज में ज्यादा उत्पादन करता है, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो है कौन सा राज्य किस चीज में आगे है, तो आगे आने वाले संभावना कौन सा ज्यादा आगे जा सकता है। तो ये उसमें आप जो है सर्वे में अच्छे से देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, एजोस्पिरिलियम, फास्फोरिक बैक्टीरिया, एजोला आदि चावल के प्रमुख फसल जैव उर्वरक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नहीं, पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है, ठीक है। जबकि पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देश में आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में होता है वो कौन से राज्य हैं? वो 4 राज्य जो है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश में 38.7% चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्यों में होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, तो इसमें चारों आंसर कंफ्यूजन है। आगे देखते हैं, ये भी वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको आगे देखते हैं। – 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, अब आप नवीन आंकड़ा जब आप सर्वे पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ये आंकड़े जो है इसमें बदला भी जा सकता है, बदलाव भी आ सकता है इसमें, ठीक है।
भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश अधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आपको जहाँ पे आपको करंट पढ़ने की जरूरत है वो वाले क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, जैसे कि कौन सा उत्पादन किस राज्य में ज्यादा है, ये हर साल आंकड़े बदलते रहते हैं, तो इसको आप सर्वे जब पढ़ेंगे तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके स्टैटिक पोर्शन से संबंधित होंगे। निम्नलिखित में किस राज्य का संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर कौन करता है, पंजाब करता है। निम्नलिखित में फसलें में जायद में मुख्य सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, कौन सा, मूंग और उड़द। आगे देखते हैं, मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्य सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। फसलों को निम्नलिखित समयांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन सी फसल जायद है, तो चारा। ये सारे मतलब फैक्ट जो हैं आपके स्टैटिक से संबंधित है, तो ये हम आपको करवाएंगे। बाकी जो आपके करंट से जो जुड़ी हैं उसको आप सर्वे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस फसल की रोपाई की जाती है, किस फसल की रोपाई, धान की रोपाई की जाती है। आगे देखते हैं, इसमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है, ना इस शब्द को आप अंडरलाइन करिए। धान जो है स्थिरीकरण के लिए सहायक नहीं होता, जबकि चना, सेम, मटर ये सहायक होता है। नकदी फसल में कौन सा नहीं है, नकदी फसल में कौन सा नहीं है, ज्वार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करें, आपको कुछ सुझाव भी देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और इसके साथ जो है आप एग्जाम पे फोकस बनाए रखिए, कंटिन्यूटी साथ में बनाए रखिए। अगर आप सफल होना है तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करिए, कम से कम 8 से 10 घंटा निरंतर पढ़ते रहिए। और हमारा चैनल जो है, हमारा टीम आपके जो है इस अभियान में आपको पूरा सहयोग देगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।